हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेटल्स और आज हम कवर कर देंगे रबर्स। ठीक है। सो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स आज हमारे खत्म कर देंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ग्लास क्या होता है, पैकेजिंग क्या होती है, ग्लास के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि प्लास्टिक्स क्या होती है, प्लास्टिक्स की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द यूएस, और यूएस जो प्लास्टिक था उसके अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो कमिटी उसके अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ हमने प्लास्टिक्स के टाइप्स देखे, उनके कॉम्पोजिशन देखे, उनकी डेंसिटी भी देखी, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस सब हमने देखा। ठीक है। सो अब इस वीडियो में हम कवर करते हैं मेटल्स को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप बात करते हैं तो हमारे जो मेटल्स हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, उनको हमने 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। हमने 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया है। तो जो मेटल्स हैं हम उन कैटेगरी को यहाँ पढ़ने वाले हैं। मेटल्स की जर्नली अगर हम बात करें, मेटल्स के टाइप अगर आप देखो तो हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला है एल्यूमिनियम, टिन, आयरन, लेड और स्टील। अब आप ये बोलेंगे कि हम सिर्फ इनको ही क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में मेटल्स बहुत सारे होते हैं, पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जनरली जो मेजर रोल होता है मेटल्स का वो इनका ही होता है पैकेजिंग के अंदर। ठीक है। सो आप देख लेते हैं कि मेटल्स के बारे में क्या क्या। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है। नॉन पेरेंटल का मतलब होता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि पेरेंटल क्या होता है, एंट्रल रूट क्या होता है, और पार मीन्स होता है अवे, means away from the antral root. Type of drug administration is considered to be a part of parenteral administration or non-parenteral administration. ठीक है, parenteral administration. So they are strong. Metals are strong, opaque, and impermeable to moistures, gases, odor, light, and bacteria. मतलब सिंपल सी बात यह है कि मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओपेक होते हैं और साथ में इम्परमिएबल होते हैं। मतलब कि वो बैरियर के जैसा एक्ट करते हैं और अपने आर पार किसी भी चीज को जाने नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉइस्चर जो होती है वो मेटल्स को क्रॉस करके नहीं जा सकती है, उसके साथ में गैसेस नहीं जा सकती हैं, ऑर्डर नहीं जा सकता, लाइट जो होता है परमिएट नहीं कर सकता उनको, और उसके साथ में बैक्टीरिया जो होता है वो उनको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनकी रेजिस्टेंस जो होती है ये हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंट शो करते हैं और लो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंट शो करते हैं। दे जनरली इंक्लूड्स ट्यूब्स। इनके अंदर जो जनरली हम बात करते हैं वो मेटल्स की ट्यूब्स होती हैं, मेटल्स के पैक्स, और जो फॉइल्स और ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है। ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या होती है वो हम अभी डिटेल में आगे और कवर करेंगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर। हमारे जो कैन्स होती हैं, जब मतलब स्पेसिफिकली वो फूड कैन्स हो या फिर हमारे जो ड्रिंक्स कैन्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके साथ साथ जो एरोजोल के कंटेनर्स होते हैं, एरोजोल्स और गैस कंटेनर्स। एरोजोल्स आपको पता है कि हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड डोजेस फॉर्म उनके अंदर फिल करके रखा जाता है, और जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो अंदर का जो लिक्विड होता है वो प्रेशर की वजह से बाहर निकलता है विद हाई स्पीड और विद अ वेरी फाइन नोजल, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट में या फिर आप बोल सकते हैं कि मिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। सो वो एरोजोल्स के कंटेनर्स होते हैं, गैस के कंटेनर्स होते हैं, ये होते हैं मेटल्स के एग्जांपल्स, मतलब मेटल्स के यूजेस यहाँ हैं। उसके बाद में अगर आप बात करें कि चॉइस ऑफ मेटल्स, मेटल्स में भी सबसे ज्यादा चॉइस मेटल्स की कौन कौन सी होती है। आज की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल अगर कोई है तो वो है एल्यूमिनियम और स्टील। स्टील जो होती है जनरली स्टील का यूजेस जो होते हैं वो हम फैक्ट्री पर्पस से, अगर आप फैक्ट्रीज में जाएंगे तो आपको पता होगा कि जब फैक्ट्रीज में आप मतलब फैक्ट्रीज में जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो वहां पे स्टील्स का कितना यूज होता है। उसके साथ में एल्यूमिनियम की अगर आप बात करें तो एल्यूमिनियम की बहुत सारी यूजेस होते हैं। जनरली अगर आपको बताएं डे टू डे लाइफ में एल्यूमिनियम के फॉइल्स आते हैं जिनको जनरली हम फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल्स काफी हॉट रखकर भी उसको ट्रेवल्स करने में हेल्पफुल होती है। एल्यूमिनियम की एक पैकेजिंग होती है जिसका नाम होता है एलू पैकेजिंग। ठीक है। एलू पैकेजिंग का मतलब होता है एल्यूमिनियम पैकेजिंग।
ब्लिस्टर पैकेजिंग का जब आप टाइप पढ़ोगे तो वहां पे एल्यूमिनियम पैकेजिंग का हम टाइप भी पढ़ेंगे। उसके बाद में ये इसके अंदर मेटल्स में आप इस बात को नोट करिए कि मेटल्स में हम हैवी मेटल्स जो होती है उनको नल के बराबर यूज करते हैं, मतलब नॉट यूजेबल एट ऑल। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेड जो होता है वो लेड टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है। अब चलिए ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेरे को बताइए कि लेड की टॉक्सिसिटी अगर इंसान के अंदर होती है तो उसको क्या कहते हैं। What is the condition arises due to the lead toxicity and what we call it? Okay, so they form an excellent tamper evident container। ये एक्चुअली में क्या होते हैं ये हम आगे आने वाले मतलब टॉपिक्स में पढ़ेंगे, फिर भी आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग, एविडेंट का नाम समझ में आ रहा है, एविडेंस। ओके, एविडेंस मतलब सबूत, और कंटेन करके रखता है टेम्पर। अगर किसी भी पैकेजिंग के अंदर किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है या उसके अंदर के कॉम्पोजिशन को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, सो वो जनरली उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, उसको उसके वापस से नॉर्मल फॉर्म में वो लेके नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? क्योंकि हमने उसकी पैकेजिंग ही कुछ इस तरह से करी है कि अगर कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है सो आपको अलग से दिखाई दे जाएगा कि हाँ इस पैकेजिंग के अंदर छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, इसके बाद में हम जो इनहेलर्स होते हैं, इनहेलर्स, मीटर डोज इनहेलर्स, इनके जो टैंक होते हैं ना, टैंक्स जनरली एरोजोल्स आप बोल दीजिए, एरोजोल कंटेनर्स या टैंक्स, उनको बनाने में भी मेटल्स का यूज होता है। मेटल्स जनरली हमको जो पढ़ने हैं वो है एल्यूमिनियम, टिन, आयरन, लेड और स्टील। स्टील को हटा दीजिए भैया, क्योंकि स्टील को इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। स्टील को अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है जो कि बीफार्म थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है। ठीक है, बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने को मिलेगा और उसमें आपको स्टील एक बहुत ही वास्ट टॉपिक मिलेगा। यहाँ पे आप स्टील को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लास को भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी मेटल्स है ना सब आप वहां डिटेल में पढ़ेंगे। सो यहां आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इन मेटल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा, लाइक एडवांटेज डिसएडवांटेज। ओके, नोट कर लीजिए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। ठीक है, मैं इसको रब करने वाला हूं। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो मेटल पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टिन। ओके, हम पढ़ रहे हैं मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टिन। ठीक है, टिन में अगर हम बात करें तो टिन के एडवांटेज सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो टिन के एडवांटेज क्या क्या है कि ये जो केमिकल अटैक्स होते हैं ना, केमिकल अटैक्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट में ये काफी इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद में ठीक है, और उसके बाद में कोटिंग्स जो होती है they readily coats a ठीक है, जनरली इनकी जो कोटिंग्स होती है, कोटिंग्स के लिए भी आप मेटल्स के साथ में कोटिंग्स के रूप में भी आप इनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो टिन कोटेड आपकी ट्यूब्स आती हैं, ठीक है, टिन कोटेड ट्यूब्स जो होती हैं उसके अंदर इनका एग्जांपल आप इनका यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि ये टिन कोटेड यूज इनका यूज होता है। अब इनकी अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की,
सो इनका डिसएडवांटेज ये है कि दे आपके जो टिन के साथ में आपके कौन कौन सा लेड, एल्यूमिनियम और आयरन, इन चारों में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव अगर कोई मेटल है तो वो है टिन। ठीक ठीक, ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू द लेड, एल्यूमिनियम एंड आयरन। इनके अगर आप यूजेस की बात करो कि इनके यूजेस कहां कहां होते हैं, ठीक है, सो इनका यूजेस क्या है, इनका जो जनरली फूड्स जो होते हैं, फूड कंटेनर्स, उसके बाद में मिल्क पाउडर, फूड कंटेनर्स, फूड मिल्क पाउडर कंटेनर्स are generally coated with tin, right? So ये इसका आप यूज लिख सकते हैं। उसके बाद में सर्टेन आई ऑइंटमेंट्स, ठीक है, कुछ आई ऑइंटमेंट्स जो होते हैं, मतलब कि मैंने ये बताया कि जैसे कि जो मेटल्स होते हैं, इनका एडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं केमिकल अटैक के। उसके बाद में ये आपकी जो दूसरे मेटल्स होते हैं उनकी कोटिंग में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि टिन कोटेड ट्यूब्स जो होती हैं वो। उसके बाद में मैंने बोला कि इनके डिसएडवांटेज ये है कि टिन, एल्यूमिनियम, लेड और आयरन, इन सब में सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर कोई है तो वो है आपके टिन, ठीक है। उसका यूजेस मैंने आपको बताया कि यूजेस अगर आप देखना हो तो जैसे फूड कंटेनर्स होते हैं, उसके साथ में मिल्क पाउडर कंटेनर्स जो होते हैं, इनकी जनरली कोटिंग्स जो होती है वो टिन जो कंटेनर्स होते हैं, कोटिंग्स क्या आप ऐसा बोल दीजिए कि जो टिन के कंटेनर्स एक्चुअली में होते हैं उनके अंदर ये चीज आपके पोर करके रखा जाता है मोस्टली। उसके बाद में कुछ आई ऑइंटमेंट्स जो होते हैं, कुछ आई ऑइंटमेंट्स जो होते हैं उनको जनरली हम फिल करके रखते हैं टिन कंटेनर के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको रब कर दूं मैं। ठीक है, सो यहां पे हमने बात करी किसकी, टिन के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का एडवांटेज अगर हम देखें, सबसे पहले इनका एडवांटेज देखते हैं कि एल्यूमिनियम का एडवांटेज क्या है, ठीक है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लाइट मेटल होता है, सबसे पहली बात, मतलब बहुत कम वजन इनका होता है, हल्के होते हैं काफी, जिसकी वजह से आप इनको इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे आप इजीली इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो होती है ये they generally provide attractiveness, they provide attractiveness with their low cost। लो कॉस्ट होने के बावजूद, इनकी लो कॉस्ट की वजह से ये जो होते हैं, ये जनरल बायर्स जो होते हैं या सर्टेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं उनके लिए ये काफी अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि सस्ते मिल जाते हैं, एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता मिल जाता है, उसका यूज जो होता है वो अच्छी जगह पे हो जाता है, तो इसलिए इसका एडवांटेज के रूप में कंसीडर करा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इनका एडवांटेज ये है कि इसकी जो सरफेस होती है एल्यूमिनियम की जो सरफेस होती है वो रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होता है, या फिर आप बोल दीजिए कि जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, मतलब कि एल्यूमिनियम की जो सरफेस होती है वो रिएक्ट कर जाती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, है ना, एयर के अंदर स्पेशली जो ऑक्सीजन होता है वो, एंड उसके बाद में ये फॉर्म करता है
थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये एक ऑक्साइड की थिन लेयर को फॉर्म करता है विच इज जनरली टफ, विच इज जनरली थिन एंड टफ। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज होता है। और ये जो आपकी जो एटमॉस्फेरिक जो आपके एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, एक्चुअली में क्या है ना कि जब एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ये एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो जनरली क्या करता है ये कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है, और वो जनरली लेयर थिन होती है और वो टफ भी होती है, एंड इट प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। मेटल के फर्दर ऑक्सीडेशन को वो प्रिवेंट करके रखती है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एडवांटेज के बाद अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, सो इनका डिसएडवांटेज क्या होता है? अब कोई भी चीज है उसका एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा, राइट? सो उसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो होते हैं ना ये ठीक है, इनके अंदर अगर कोरोजन की प्रोसेस होती है, इनके अंदर अगर कोरोजन की प्रोसेस होती है, सो H2 गैस जो होती है वो इवॉल्व हो सकती है। अगर इनके अंदर कोरोजन की टेंडेंसी आती है और इनके अंदर अगर कोरोजन होता है, सो कोरोजन होने की वजह से, स्पेशली अगर एल्यूमिनियम में कोरोजन होता है, सो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो H2 गैस है वो H2 गैस आपके इवॉल्व या आपके H2 गैस क्या हो सकती है, आपके H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये मैंने बताया कि ये इनका एडवांटेज है कि मेटल जो है एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक के साथ में रिएक्ट करके आपके ये क्या बना लेता है, एक थिन लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बना लेता है, और जो कि प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, फर्दर डिग्रेडेशन को रोकती है, फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकती है। ठीक है, सो ये इसका एडवांटेज बताया। पर अगर क्या हो कि उसी लेयर के साथ में कोई ऐसा सब्सटेंस रिएक्ट कर जाए जो कोरोजन करवा दे, अगर कोई भी सब्सटेंस उस लेयर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो वो कोरोजन करवाएगा। सो any material or any element which react with the thin layer of aluminium वो क्या करवा सकता है, उसके अंदर टेंडेंसी आ जाएगी कि वो कोरोजन करवा सकता है, और अगर कोरोजन एक बार हो गया तो उसके बाद में मेटल हमारा खराब हो जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज। इनके अगर आप यूजेस की बात करो, सो फर्दर यूजेस है इनके एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम जो होती है it is used in the or it is used as the, ठीक है, it is used as the packaging material। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रोल है। उसके साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि मैनी रिएक्शंस में इनको इसको कैटलिस्ट के रूप में हम यूज करते हैं। सो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम खत्म होता है, आपका क्या खत्म हो गया है मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर आपका टिन खत्म हो गया, एल्यूमिनियम खत्म हो गया। ठीक है,
अब टिन और एल्यूमिनियम के बाद में जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो कवर करेंगे हम आयरन, ठीक है। सो आयरन के बारे में बात करते हैं, इसको मैं रब करने वाला हूं, ठीक है। थर्ड वन आता है हमारा आयरन। आयरन का एटॉमिक सिंबल क्या होता है? Fe, ठीक है। आयरन के मैं जनरली आपको बता दूं, यहाँ पे कोई ऐसा चित्ता कोई यूज नहीं है। इसके जनरली दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फेरिक फॉर्म और एक होता है फेरस फॉर्म, जिसमें से एक आपका जो है वो Fe3+ और एक Fe2+ है। अब आपका काम यह है कि मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि फेरिक फॉर्म Fe2+ है या Fe3+ है, ठीक है। Fe2+ को क्या बोलते हैं और Fe3+ को क्या बोलते हैं? Fe2+ और Fe3+ में से कौन सा फेरिक आयन है और कौन सा फेरस आयन है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। सो आयरन की बात हम कर लेते हैं। आयरन की सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेज की, कि इसका एडवांटेज क्या है, तो ढेरों एडवांटेज है इसके तो आयरन के, कि आयरन जो होता है इसका जनरली यूज जो होता है ना आयरन का जनरली यूज हम आपके पैकेजिंग में नहीं करते हैं, पर ये जो लार्ज क्वांटिटी मतलब जो लार्ज क्वालिटीज होती है ना, जिसको हम टिन बोलते हैं, एक्चुअली जो टिन होती है उसके अंदर हम इनका यूज करते हैं कोटिंग्स के लिए, ठीक है। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि लार्ज क्वालिटीज ऑफ टिन कोटेड स्टील्स, ठीक है। आप मतलब सिंपल सी बात ये है कि हम इनको मैं बता देता हूं क्या है, कि दे आर नॉट यूज इन पैकेजिंग एज सच एंड दे have large टिन कोटेड स्टील जो होती है, जिसको हम टिन बोलते हैं, टिन कोटेड स्टील्स जो होती है जिनको हम जनरली टिन बोलते हैं, उसके अंदर उसकी जो खासियत होती है, क्वालिटीज ज्यादातर वो आयरन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आयरन का एडवांटेज अगर आप देखो, इसके बाद में ये जो होती है ना टिन को, अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफिकेशन करने के साथ में, या फिर अगर आप आयरन की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अगर करते हैं तो इसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट भी हो जाता है। कैसे? एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, ठीक, राइट। गैल्वेनाइजेशन जनरली क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। अब वो कोटिंग किसकी करते हैं, अब आप ये मेरे को बताइएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर कोटिंग करते हैं तो आयरन की शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। कैसे? आयरन जो होता है वो, आयरन के अंदर टेंडेंसी क्या होती है कि वो कोरोजन कराता है, ठीक है। आयरन के अंदर कोरोजन की टेंडेंसी होती है। अब जब ये कोरोजन की टेंडेंसी होती है, कैसे कि ये जो कोरोजन करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में मिलके ये Fe2O3 बनाता है, अपना ऑक्साइड फॉर्म बनाता है, और जो कि फर्दर डिग्रेड करने लग जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस फर्दर डिग्रेड कर देती है आयरन को, और जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, रस्टी आयरन, या फिर आप उसको बोलते हैं कोरोड आयरन, राइट। और ये कोरोड आयरन हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन के एडवांटेज खत्म होते हैं। उसके बाद में डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं कि डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है, कि आयरन डिसएडवांटेज में आप बता दीजिए कि आयरन, जैसे अगर बोलूं मैं कि डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, कि टेंडेंसी ऑफ कोरोजन, ठीक है, कोरोजन की टेंडेंसी इनके अंदर होती है,
हैवी होते हैं, ठीक है, और उसके साथ में कोरोजन की टेंडेंसी तो है ही इनके अंदर, हैवी भी होते हैं और सिंपल सी बात यह है कि जो आयरन होते हैं वो आपके ज्यादातर आयरन जो होते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो रखेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप रखते हैं, सो लॉन्ग ड्यूरेशन पर रखने की वजह से क्या होता है कि वो जो होते हैं आपकी रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने के साथ साथ क्या होता है आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होता है उसको डैमेज करते हैं, बेकार कर देते हैं। और वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है तो वो सम सीरियस इंजरीज, हेल्थ इंजरीज को कॉज कर सकता है। सो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और इसके एडवांटेज ये है, आप जैसे अगर मैंने बताया कि डिसएडवांटेज इनके अंदर ये होता है कि आयरन ऑक्साइड बनाता है, कोरोड आयरन बन जाता है। तो इस कोरोड आयरन और इस रस्टी आयरन को, ये जो आप देख रहे हैं ना, कोरोड आयरन और रस्टी आयरन को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन जो है आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ में आके रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जब रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो आयरन क्या नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और हमको रस्टी आयरन नहीं मिलेगा। रस्टी आयरन नहीं मिलेगा तो फर्दर डिग्रेड नहीं होगा, उसका ऑक्साइड नहीं बनेगा, कोरोजन नहीं होगा, और हमारा आयरन जो है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास में रहेगा, और सेफली उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपके आयरन खत्म होता है। अब हमने 3 मेटल्स पढ़ लिए हैं, एल्यूमिनियम पढ़ लिया है, टिन पढ़ लिया है और आयरन पढ़ लिया है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एल्यूमिनियम, राइट। इसके बाद में हमारे जो 2 बच रहे हैं, स्टील और लेड। सो लेड का ऐसा इतना कोई फार्मास्यूटिकल यूजेस फॉर्म नहीं है, फार्मास्यूटिकल यूज नहीं है, क्योंकि जो लेड होता है, लेड आपके जनरली टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लेड का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुराने टाइम पे क्या किया गया था कि कुछ फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर थे या फिर जो कुछ मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने ये कोशिश किया था कि आयरन के पाइप्स को अगर हम लेड के पाइप्स से रिप्लेस कर देते हैं, सो ये उन्होंने किया भी। और उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने लेड के जब उन्होंने पाइप्स लगाए और उनमें से जब पीने के लिए पानी लोगों को सप्लाई किया जाता था, तो कुछ समय के बाद में उन लोगों के अंदर एक जनरल प्रकार की टॉक्सिसिटी देखने को मिली रिगार्डिंग टू ब्रेन, और देयर आर सम सीवियर हेल्थ इंजरीज आल्सो। सो वो हुआ बाद में जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो हमको पता पड़ा कि जो लेड था वो पानी के साथ में मिक्स होके हमारे जो कंज्यूमर्स थे उनकी बॉडी के अंदर जा रहा था, और जब उनकी बॉडी के अंदर जा रहा था तो वो टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर रहा था। ठीक है, सो उस टॉक्सिसिटी को क्या बोलते हैं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, उसका नाम जो है वो प्लम्बिज्म टाइप का कुछ उसका नाम है, सर्च करके बताइए क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी गैदर करिएगा नॉलेज। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेटल खत्म होता है। अब इसके बाद में हम जंप करते हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है रबर। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रबर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं कि जैसे रबर जो था, रबर को जनरली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो था नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर के बाद में था नियोप्रीन रबर, और तीसरी कैटेगरी जो थी वो थी ब्यूटाइलेटेड। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड रबर। ये 3 कैटेगरी के अंदर हमने जनरली इसको डिवाइड किया था। नेचुरल रबर जो है वो नेचुरल रबर, आपको पता है कि नेचुरल रबर के अंदर इतनी इलास्टिसिटी नहीं होती है। इलास्टिक नेचर का इतना नहीं होता है, लेकिन ब्यूटाइलेटेड जो रबर होते हैं हाईली इलास्टिक होते हैं, इसलिए इनको रबर्स को एक दूसरा नाम और दिया गया है
जो कि है इलास्टोमर्स, राइट। रबर्स को हम इलास्टोमर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलास्टोमर्स, तो घबराना नहीं है, वो आपसे रबर के बारे में पूछ रहा है तो आप शान से रबर के बारे में पूरा डिटेल में बताइए उनको, ठीक है। अब रबर के बारे में जनरल ना हम थोड़ा सा नॉलेज देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाए, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, अभी ये वापस से पढ़ेंगे हम पूरा, है ना। ठीक है, ओके। रबर्स, ठीक है। रबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो रबर्स जो होते हैं ये लॉन्ग चेन पॉलीमर के बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो रबर्स है ना, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल रबर की, कि नेचुरल रबर्स क्या होते हैं। नेचुरल रबर्स जो होते हैं ये आपके लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं हैविंग आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। इनके अंदर आइसोप्रीन एज अ यूनिट यूज किया जाता है, और जो कि एक दूसरे से, ये जो आइसोप्रीन यूनिट आप देख रहे हैं ना, जैसे लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं और इनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट होती है, और ये जो आइसोप्रीन यूनिट होती है दे क्रॉस लिंक कर जाते हैं विथ ईच अदर, ठीक है। ये क्रॉस लिंक करते हैं विथ ये जो सिस पोजीशन होती है, उस सिस पोजीशन के साथ में ये आइसोप्रीन रबर क्रॉस लिंक कर जाती है, और क्रॉस लिंक करने के बाद में ये पॉलीमर्स की लॉन्ग चेन फैटी, मतलब लॉन्ग चेन पूरा बना देती है, और जिसकी वजह से इनकी अंदर ये रबर की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके अगर सोर्स की बात अगर हम करें, नेचुरल रबर का सोर्स क्या है, तो नेचुरल रबर का सोर्स है हेविया ब्राजील, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका सोर्स नेचुरल रबर का सोर्स है हेविया ब्राजीलिनेसिस, ठीक है। ये नेचुरल रबर का सोर्स है। और इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो नेचुरल रबर है, इसका जो लेटेक्स आपको मिलता है, जैसे इसका जो ये ट्री होता है ना, जब सपोज करके चाहिए दिस इज अ ट्री, इस ट्री पे वो आपके ऐसा ट्रांसवर्स कट जैसा लगा देते हैं, और उसके बाद में यहाँ बॉटम में आपके ये क्या मिल जाता है, लेटेक्स, ठीक है। और ये जो लेटेक्स होता है, इस लेटेक्स के अंदर 30 से लेके 40% जो होती है वो होती है रबर, ठीक है। ये था आपके नेचुरल रबर के बारे में। अब अगर हम बात करें कि जो सॉलिड रबर्स होती है, सॉलिड रबर को बनाने के जनरली 2 तरीके होते हैं, ठीक है। जो ये सॉलिड रबर है ना, इनको जनरली 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है स्मोक्ड शीट, और दूसरा जो मेथड आता है वो होता है आपके पेल क्रीप, CREPE। दिस इज द सेकेंड मेथड थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ सॉलिड रबर, ठीक है। अभी तक मैंने रबर के बारे में आपको क्या बताया कि नेचुरल रबर जो होती है, नेचुरल रबर सिंपल सी क्या बात होती है कि लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर आइसोप्रीन यूनिट होती है, और ये आइसोप्रीन यूनिट्स इस पोजीशन जो होती है वहां पे आपस में क्रॉस लिंक कर जाते हैं। उसके बाद में नेचुरल रबर का सोर्स हेविया ब्रांचिलिनेसिस जो होता है, ये इसका सोर्स होता है। और इस तरह का प्लांट जो होता है, जब उसमें हम कट लगाते हैं तो कट के बॉटम में हमें लेटेक्स मिलता है, और इस लेटेक्स के अंदर 30 to 40% क्या मिल जाता है हमको, रबर,
ठीक है, यही मैंने यहाँ पर बताया कि 30 to 40% रबर मिल जाता है। उसके बाद में सॉलिड रबर होता है। सॉलिड रबर को बनाने के दो तरीके होते हैं, जनरली स्मोक्ड शीट होती है और दूसरा जो होता है वो पेल क्रीप मेथड होता है, और इन मेथड से हम सॉलिड रबर को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कॉम्पोजिशन की कि रबर को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इनके कॉम्पोजिशन की, कि इसके अंदर जनरली क्या क्या डालते हैं जिसकी वजह से ये बनकर रेडी होता है। ठीक है, सो इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, कंपाउंडिंग, एक्चुअली कॉम्पोजिशन की जगह आप बोल दीजिए कॉम्पोजिशन क्या होता है, या फिर कंपाउंडिंग कैसे करते हैं रबर की, मतलब रबर को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जनरली कुछ आपके मेटल्स, मतलब कुछ सब्सटेंसेस इनके अंदर ऐड किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है वोल्केनाइजिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद में आपके जो वोल्केनाइजिंग एजेंट है, इस वोल्केनाइजिंग एजेंट के साथ साथ में हमारा जो दूसरा एजेंट हम यूज करते हैं वो होता है हमारे एक्सेलरेटर्स। ठीक है, एक्सेलरेटर्स के साथ साथ में हम यूज करते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, वोल्केनाइजिंग रबर का यूज करते हैं, उसके बाद में एक्सेलरेटर का यूज करते हैं, फिर हम यूज करते हैं एक्टिवेटर्स का, उसके बाद में सर्टेन फिलर्स का हम यूज करते हैं, और सर्टेन फिलर्स के साथ साथ में हम यूज करते हैं आपके किसका, आपके सॉफ्टनर्स का यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे, है ना। किस किस का यूज करेंगे, जो आपके सॉफ्टनर्स होते हैं, सॉफ्टनर्स का यूज करेंगे। सॉफ्टनर्स के बाद में हम यूज करेंगे एंटीऑक्सीडेंट का। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ में हम किनका यूज करेंगे, आपके जो बच रहे हैं, जैसे पिगमेंट्स की अगर बात करें कि पिगमेंट्स भी हम यूज करते हैं। पिगमेंट्स के साथ साथ हम जो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनका भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनाइजिंग एजेंट की। जैसे जब मैं बताऊं कि वोल्केनाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें, तो वोल्केनाइजिंग एजेंट जो होते हैं, रॉ मटेरियल जैसे जो होता है ना, रॉ रबर, आपको मैंने बताया कि आपको जो रॉ रबर होता है, मतलब कि जो नेचुरल रबर होती है, उसके अंदर पुअर क्या होती है, उसके अंदर आपके पुअर एबिलिटी होती है या फिर पुअर इलास्टिसिटी होती है, जिसको इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ना वो पुअर होती है। ठीक है, नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर को हम इन एजेंट्स के साथ में ट्रीट करते हैं। उसके बाद में हम सर्टेन टाइप्स की कंपाउंड जो मतलब आपके ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को ऐड करते हैं। ब्यूटाइल्स के ग्रुप जो होते हैं उनको भी ऐड करते हैं, और उसके बाद से हम फिर ब्यूटाइलेटेड रबर्स को बनाते हैं। नियोप्रीन यूनिट को अगर हम ऐड करते हैं, तो नियोप्रीन यूनिट जब हम उसके अंदर ऐड करते हैं, तो नियोप्रीन यूनिट से हम नियोप्रीन रबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे वोल्केनाइजिंग एजेंट्स के, मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि वोल्केनाइजिंग एजेंट हम जनरली क्या करते हैं ना, कि वोल्केनाइजिंग एजेंट में हम दो प्रकार से वोल्केनाइजिंग करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हॉट वोल्केनाइजिंग और दूसरा होता है हीट वोल्केनाइजिंग और दूसरा होता है कोल्ड वोल्केनाइजिंग। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं इसको। ठीक है, इसमें जो होते हैं ना वोल्केनाइजिंग एजेंट में जनरली क्या करते हैं हम, जो सल्फर होता है ना, सल्फर का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, और इसका एडिशन जो होता है हम दो तरीके से करते हैं। पहला एडिशन जब हम करते हैं तो हम करते हैं हीट वोल्केनाइजिंग मेथड के द्वारा। ठीक है, हीट वोल्केनाइजिंग, और दूसरा जो होता है वो हम यूज करते हैं इसके अंदर कोल्ड क्यूरिंग। ठीक है, कोल्ड क्यूरिंग। ठीक है, हॉट वोल्केनाइजिंग और कोल्ड क्यूरिंग का हम यूज करते हैं। जनरली इसमें क्या करते हैं ना, हीट वोल्केनाइजिंग में हम रबर लेते हैं, रबर के साथ में हम सल्फर को ऐड कर देते हैं एट 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब 150 डिग्री सेल्सियस पर रबर को हम सल्फर के साथ में ट्रीट कराते हैं तो वो होता है हीट वोल्केनाइजिंग मेथड। और कोल्ड वोल्केनाइजिंग मेथड में क्या होता है कि आपके जो HCl जो होता है, इसको
वेपर और सॉल्यूशन के फेज में है, ठीक है। हम HCl और HCl जो होता है इसको वेपर और सॉल्यूशन के फेज में रबर के साथ में इसको ट्रीट करवाते हैं और उसके बाद में कोल्ड क्यूरिंग हम करते हैं और सल्फर को हम ऐड करते हैं अपने रबर के साथ में, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है ना कि रबर के अंदर सल्फर के एडिशन की वजह से उनकी इलास्टिसिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है और इलास्टिसिटी में इंप्रूवमेंट होने के साथ साथ में रबर थोड़ा सा आपके और अच्छी और बेटर क्वालिटी की बन जाती है, जिसके अंदर जनरली क्या होता है आपके थोड़ा सा नेचुरल रबर से अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। उसके बाद में एक्सेलरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे एजेंट्स जो आपके रिएक्शन को क्या करा देते हैं, एक्सेलरेट करा देते हैं, उनको यूज इसके अंदर करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें आपके रबर्स एक्सेलरेटर्स की अगर बात करें तो एक्सेलरेटर्स के कुछ मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है। सो एक्सेलरेटर का एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, 2-mercapto बेंजाथायोजोल, मतलब कि MBT। MBT का फुल फॉर्म है 2-mercapto बेंजाथायोजोल, 2-mercapto बेंजाथायोजोल, MBT। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटर, ठीक है। ये एक्सेलरेटर का एग्जांपल है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि TMT, टेट्रा मिथाइल थायूरेन डाइसल्फाइड, TB और TMT, टेट्रा मिथाइल थायूरियम डाइसल्फाइड, TMT इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटर्स, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें एक्टिवेटर्स की, सो एक्टिवेटर्स जनरली क्या काम करते हैं कि ये जो एक्टिविटी होती है एक्सेलरेटर्स की, एक्सेलरेटर्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एक्टिवेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि MBT, TMT ये एक्सेलरेटर्स हैं कुछ, और ये एक्सेलरेटर क्या करते हैं आपकी रिएक्शंस को एक्सेलरेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करते हैं एक्टिवेटर्स, इनको एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होता है और इनको यूज करने के लिए हम इनको एक्सेलरेट करने के लिए हम एक्टिवेटर्स का यूज करते हैं। एक्टिवेटर्स में एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो जिंक ऑक्साइड फॉर TMT। TMT का क्या फुल फॉर्म है, TMT का फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा दिया है जो है टेट्रा मिथाइल थायूरियम डाइसल्फाइड, टेट्रा मिथाइल थायूरियम डाइसल्फाइड इज द एग्जांपल ऑफ TMT। और जो जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड एक्ट एज द एक्टिवेटर फॉर TMT, ठीक है। ये एक्टिवेटर्स हो गए। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे कि एक्टिवेटर्स हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं फिलर्स। दो जनरली मैं फिलर्स को यहां से हटा के मैं जनरली थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, ठीक है। दिस इज फिलर्स। फिलर्स को दो प्रकार के जनरली फिलर्स का हम इसमें एडिशन करते हैं। पहला फिलर जो होता है वो होता है रीइंफोर्सिंग फाइबर्स, ठीक है। और जो दूसरा हम यूज करते हैं वो होते हैं मतलब रीइंफोर्सिंग फिलर्स जो होते हैं वो इनका यूज करते हैं। और दूसरा फिलर्स जो जनरली यूज करते हैं वो होता है एक्सटेंडिंग फिलर्स, ठीक है। रीइंफोर्सिंग फिलर्स और एक्सटेंडिंग फिलर्स का हम यूज करते हैं। और फिलर्स जनरली किसकी यूज होते हैं, दो प्रकार के फिलर्स हम जनरली यूज करते हैं, मतलब फिल करने के लिए जनरली ये यूज किया जाता है इनका। और रबर्स के अंदर हम दो प्रकार के फिलर्स का यूज करते हैं, रीइंफोर्सिंग फिलर्स और आपके एक्सटेंडिंग फिलर्स। रीइंफोर्सिंग फिलर्स का अगर आप एग्जांपल लिखो तो इसका लिख लो कार्बन ब्लैक, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल, कार्बन ब्लैक इज द एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्सिंग फिलर्स। व्हाइल टैल्क और एस्बेस्टॉस, टैल्क और एस्बेस्टॉस जो होता है ये एक्सटेंडिंग फिलर्स का एग्जांपल आपके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलर्स खत्म होते हैं। फिलर्स के साथ में आपके सॉफ्टनर्स जो होते हैं, सॉफ्टनर्स का नाम भी समझ में आ रहा है कि ये सॉफ्ट जनरली रिएक्शंस जो होती है या फिर आपकी जो नेचुरल रबर जो थोड़ी सी हार्ड होती है उस नेचुरल रबर को सॉफ्ट करने के लिए आपके सॉफ्टनर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टनर्स के एग्जांपल्स अगर आपको लिखने हैं तो सॉफ्टनर्स में आप लिख लीजिए कि दे फैसिलिटेटेड, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करिए सॉफ्टनर्स के बारे में एक लाइन कि दे फैसिलिटेटेड द incorporation of fillers. They, softeners means they are softeners,
softener incorporated or facilitated the incorporation of fillers। ठीक है, ये क्या होता है ना कि कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये इजी, मतलब इजी प्रोसेस कर देते हैं कि इजीली कंपाउंड को मैन्युफैक्चर किया जा सके। सॉफ्टनर के एग्जांपल्स अगर आपको लिखने हैं तो एग्जांपल्स के रूप में आप लिख लीजिए कि पाइन ऑयल, उसके बाद में मिनरल ऑयल, ठीक है, पाइन ऑयल, मिनरल ऑयल, ठीक है, पाइन ऑयल, मिनरल ऑयल, और उसके साथ में टार फ्रैक्शंस, ठीक है, टार फ्रैक्शंस। सो ये कुछ सॉफ्टनर्स के एग्जांपल्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट, आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का जनरली हम यूज कहां करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स का हम जनरली यूज करते हैं ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कराने के लिए। रबर जो है आफ्टर ऑल इट इज अ केमिकल कंपाउंड और इट इज अ लॉन्ग चेयर पॉलीमर, ठीक है, जिसके अंदर पॉलीप्रोपाइलीन लिंक जो, मतलब पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रक्चर जो होता है वो आपस में क्रॉस लिंक होता है विद द सिस फेज, और इसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का जनरल यूज सिर्फ इतना है कि वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन और कंपाउंडिंग ऑफ रबर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। इसके साथ में अगर लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, आपका लुब्रिकेटिंग एजेंट्स बच रहा है ना, अब जैसे कि आपके पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो पिगमेंट्स में आप एग्जांपल ले लीजिए। पिगमेंट्स में आप क्या डाल सकते हैं? कोल टार डाइज जो होती है, कोल टार डाइज जो होती है वो पिगमेंट का एग्जांपल आ जाएगा। लुब्रिकेटिंग एजेंट्स का अगर आपको एग्जांपल डालना हो तो लुब्रिकेटिंग एजेंट में आ जाएगा टैल्क। ठीक है, talc is also considered as a lubricant. So this is the compounding of rubbers. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप अगर लिख रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं? ओके, रब कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां पे कंपाउंडिंग ऑफ रबर्स खत्म होती है। रबर्स के बाद में अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटाइलेटेड रबर की। ब्यूटाइलेटेड रबर, सो आपको क्या लगता है क्या होते हैं ब्यूटाइलेटेड रबर? मैंने आपको बताया था कि जो कोपॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर आइसोब्यूटाइल का हम यूज करते हैं विथ 1 to 3%, ठीक है, ऑफ आइसोप्रीन और ब्यूटाडाइन। सो दीज आर कोपॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन with 1 to 3% of isoprene unit, right, or butadiene unit। आइसोप्रीन यूनिट और ब्यूटाडाइन यूनिट की है एक यूनिट जो होती है, ये रबर ब्यूटाइलेटेड रबर होते हैं। इनके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इनका एडवांटेज ये है कि वाटर और आपके वाटर के साथ साथ में एयर परमिएबिलिटी जो होती है, वाटर और एयर परमिएबिलिटी इनकी लो होती है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ब्यूटाइलेटेड रबर जो होता है इनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन लो होता है इनके अंदर। सी, अगर थर्ड बात करें तो थर्ड ये होता है कि दे आर रिलेटिवली चीपर देन अदर सिंथेटिक रबर्स। ठीक है, ये इनका एडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की।
ठीक। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो स्लो डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होती है, इनके अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो रेट से स्टार्ट होने लग जाती है अगर आपका जो टेम्परेचर है 130 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर आपके चले जाता है, 130 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर चले जाता है तो इनके अंदर स्लो डिकम्पोजिशन की टेंडेंसी आ जाती है। उसके बाद में अगर आप बोलो कि इनके अंदर ऑयल और सॉल्वेंट जो होते हैं आपके वेरी लो, ऑयल और सॉइल मतलब सॉइल और ऑयल सॉरी ऑयल और सॉल्वेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनके अंदर बहुत कम होता है। उसके बाद में 130 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर अगर टेम्परेचर चले जाता है, ये टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर अगर चले जाता है तो इनके अंदर स्लो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में एडवांटेज ये है कि वाटर और एयर परमिएबिलिटी इनकी लो होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इनके अंदर कम होता है, चीपर होते हैं अदर सिंथेटिक रबर के कंपेरिजन में। तो यहां पे आपकी ब्यूटाइलेटेड रबर खत्म होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं नाइट्रिल रबर की। नाइट्रिल रबर, ठीक है। नाइट्रिल रबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वही एडवांटेज कि एडवांटेज इनका क्या है, ठीक है। एडवांटेज इनका सिंपल सा एडवांटेज इतना है कि ऑयल रेजिस्टेंट होते हैं ये ड्यू टू पोलार, इनके अंदर जो पोलार ग्रुप होता है ना, इनके नाम में ही बताया गया है कि ये नाइट्रिल रबर है। सो ये जो नाइट्रिल पोलार नाइट्रिल ग्रुप जो होता है ना, इस पोलार नाइट्रिल ग्रुप की जगह वजह से इनके अंदर ऑयल रेजिस्टेंस की टेंडेंसी जो होती है वो अच्छी आ जाती है। और उसके साथ साथ इनके अंदर जो हीट रेजिस्टेंट होता है, इनके अंदर हीट रेजिस्टेंस की टेंडेंसी भी देखी जाती है। एडवांटेज की बात अगर हम बात करें, दूसरा इनका डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो इनका डिसएडवांटेज ये है कि बैक्टीरियोसाइड जो होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं ये, ठीक है। बैक्टीरियोसाइड जो हमने यूज करे हैं, बैक्टीरियोसाइड मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमने जो यूज करे हैं वो एब्जॉर्प्शन उनका ये एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। और उसके साथ साथ में आपके जो एक्सट्रैक्टिव्स होते हैं, लीचिंग, इनके अंदर लीचिंग टेंडेंसी आ जाती है किसकी, जो आपके एक्सट्रैक्टिव्स होते हैं उनकी जो मतलब लीचिंग टेंडेंसी होती है वो इनके अंदर आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रिल रबर खत्म होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोरोप्रीन रबर, देन सिलिकॉन रबर एंड देन वी विल एंड अप दिस वीडियो, ठीक है। दो प्रकार के रबर और बचे अभी हमारे, ब्यूटाइलेटेड रबर हो गया, नाइट्रिल रबर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की रबर जो है हमारे क्लोरोप्रीन रबर। क्लोरोप्रीन रबर की अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो इनके एडवांटेज काफी सारे हैं। एडवांटेज इनके अंदर ये है कि इन क्लोरोप्रीन रबर के नाम अगर आप देखो तो इनके नाम में आ रहा है क्लोरो, राइट। सो ये जो क्लोरो है मतलब कि ये जो क्लोरीन ग्रुप है, ड्यू टू द Cl ग्रुप, इस ग्रुप की वजह से क्या इनके अंदर चेंज आती है ये देखते हैं।
इनका जब आप देखोगे ना, क्लोरोप्रीन रबर का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो क्लोरोप्रीन रबर जो होता है उसमें ये क्लोराइड जो होता है ना, ये डबल बॉन्ड के पास होता है, ठीक है। ड्यू टू द क्लोरीन ग्रुप नियर द डबल बॉन्ड दे हैव एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जब इनके अंदर Cl ग्रुप जो होता है वो डबल बॉन्ड के पास में अटैच होता है। उसके बाद में अगर बात करें, ये ऑयल रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ऑयल रेजिस्टेंट होते हैं। ऑयल रेजिस्टेंट के साथ साथ में हीट स्टेबल होते हैं, ठीक है। हीट स्टेबल जो होते हैं ये कितने टेम्परेचर तक की स्टेबिलिटी, मतलब टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकते हैं, वो होता है 150 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री नहीं है, दिस इज 150, ठीक है। 150 डिग्री सेल्सियस तक ये आपके हीट स्टेबल होते हैं। सो यहाँ पे इनके एडवांटेज खत्म होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम डिसएडवांटेज की, ठीक है। इनके डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, डिसएडवांटेज इसका आपको होमवर्क पे देता हूं मैं। काफी सिंपल डिसएडवांटेज है, लेकिन काफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। आप जो क्लोरोप्रीन रबर है उसके डिसएडवांटेज लिख के लाइएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख के बता सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, क्लोरोप्रीन रबर के बाद में बात करते हैं सिलिकॉन रबर, जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन रबर की सिंपल सा एडवांटेज क्या है। एडवांटेज सिंपल सा ये है कि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं। अब आपको सोच के हैरानी होगी कि इनका हीट रेजिस्टेंस टेंडेंसी जो होती है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक होती है, 250 डिग्री सेल्सियस, है ना। नहीं, 250 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होती। इनकी जो हीट रेजिस्टेंट टेंडेंसी होती है वो होती है इतनी 2500 डिग्री सेल्सियस तक की इनकी हीट रेजिस्टेंस टेंडेंसी होती है। उसके बाद में इनके अंदर एक्सट्रीमली लो एब्जॉर्प्शन एंड परमिएबिलिटी, टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। उसके बाद में इनके अंदर एक्सीलेंट एजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू दी, इनके अंदर जो आपके सैचुरेटेड केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उस सैचुरेटेड केमिकल कंपाउंड की वजह से इनके अंदर आपके एक्सीलेंट एजिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहां पे ये एडवांटेज खत्म होते हैं इनके। इसके बाद में हम इनकी बात करें, ये क्लास एडवांटेज और लिख लीजिए कि इनके अंदर पुअर, यार है ना, पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनका डिसएडवांटेज, तो इनका डिसएडवांटेज क्या है? इनका डिसएडवांटेज ये है कि अब देखो जरा सिंपल सी बात है कि अगर ये 2500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ 2500 डिग्री सेल्सियस, उनका 2500 डिग्री सेल्सियस को अगर ये झेल सकते हैं तो सोचिए ये कितने सस्ते होंगे। सोचिए कितने सस्ते होंगे। इनका डिसएडवांटेज ही यही है कि दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सो आज की ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल खत्म हो गया, जिसके अंदर हम मेटल खत्म कवर कर चुके हैं। मेटल और रबर इसमें खत्म हो गया इस वीडियो में। इससे पुरानी वीडियो में प्लास्टिक कवर किया था, उससे पिछली वीडियो में हमने ग्लास कवर किया था। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, प्लेलिस्ट पर जाके विजिट करिए। अदरवाइज चैनल पे अगर आप विजिट करते हैं तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां पे दूसरे सेमेस्टर्स की जो प्रीवियस वीडियो हमने जो अपलोड की है वो भी आपको मिल जाएंगी। सो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है, और कंटेंट आपको अगर ज्यादा लग रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम लेंथी वीडियो बना के दे रहे हैं सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। और हो सकता है आपके लिए एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक ज्यादा बड़ी बात नहीं हो, पर आपका एक लाइक हमारे लिए मैटर बहुत करता है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। सी यू गाइस।